ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्षफल अर्थात 2025 वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। और जब भी हम लोग वर्षफल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग बड़े ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है आपके लग्न या राशि के सापेक्ष उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। वैदिक ज्योतिष का एक ही रूल है कि वर्षफल का मतलब होता है जिस समय आपका जन्म होता है उसी के आसपास सूर्य का जो अंश होता है, अगर आपके वर्षफल में भी उस समय सूर्य का अंश बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पर आपका एक नया चार्ट डेवलप होता है जिसको हम लोग वर्षफल के नाम से जाना जाता है। ये तो अंग्रेजी नववर्ष है, इसमें केवल कैलेंडर के डेट चेंज हो रहे हैं। 2025 से ये 2024 से कन्वर्ट होकर 2025 हो रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरे वीडियो में समझेंगे। जब भी देखिए प्रिडिक्शन पूरे एक साल की बात की जाती है या लंबे समय का कोई प्रिडिक्शन होता है, उसमें जितने भी जो भी बड़े ग्रह होते हैं, जो विशाल काय ग्रह होते हैं, उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस विशाल काय ग्रह की श्रृंखला में अगर हम लोग बात करते हैं तो शनि देव सबसे पहले होते हैं, सबसे अग्रणी होते हैं और ये 30 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। तो जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में किस तरीके का असर करेंगे। वर्ष 2025 का जो प्रारंभ होने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और उस ग्रहण में अष्टग्रही युति पड़ रही है। और जब भी 8 ग्रहों की युति पड़ती है तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, वो टाइम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो निश्चित रूप से केतु पर, क्योंकि अगर आप किसी एक ग्रह पर देखें, 8 ग्रह से ज़्यादा कोई ग्रह एक ग्रह को नहीं देख सकते क्योंकि नवग्रह की श्रृंखला है। एक ग्रह अगर अकेला है तो अधिक से अधिक 8 ग्रहों की ही दृष्टि वहां पर पड़ने वाली है। इसके अलावा शनिदेव जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उसी दिन राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, इसका भी एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और ये ग्रहण होने के बाद शनि राहु दोनों ही, जिनको पाप ग्रहों की संज्ञा दी जाती है, ये दोनों एक साथ होकर पिशाच योग बनाएंगे और लगभग 18 मई को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तब जाकर ये पिशाच योग खत्म होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात किया जाए तो इनका राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और ये बहुत तेजी से मूव करेंगे। पहले वृषभ से ये मिथुन में जाएंगे और मिथुन में 14 मई को प्रवेश करेंगे। 14 मई के बाद ये 9 अक्टूबर को अपने परम उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर इनकी गति मंद होगी और 4 दिसंबर एक ऐसा डेट होगा जब ये वापस मिथुन राशि में पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग सबसे बड़े जितने भी ग्रह होते हैं उनके ट्रांजिट को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम लोग वर्षफल की बात करते हैं तो आपके लग्नेश की पोजीशन को भी बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। इस वर्ष का जो आपका लग्नेश है अर्थात मंगल देव, वो या तो अपने परम उच्च राशि में है या तो ये परम नीच राशि में है या तो नीच राशि के आसपास है, अर्थात या तो ये कर्क में ज़्यादा टाइम रहेंगे या तो ये मिथुन में ज़्यादा टाइम रहेंगे। तो लगभग स्टार्टिंग के जो 3-4 मंथ है, सामान्यतः 45 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 मंथ जो रहने वाले हैं वो लग्नेश का सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इस पूरे वीडियो में मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कुछ आपके लिए अच्छे समय और ख़राब समय ज़रूर निकाले हैं और दोनों ही समय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको पूरा गणना करके निकाला गया है। इस वीडियो में आप ये भी समझेंगे कि ये पूरा वर्ष आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर करेगा, आपकी प्रॉपर्टी में कब निवेश करना चाहिए, कब निवेश नहीं करना चाहिए, आपके फाइनेंस की क्या स्थिति होगी, आपके करियर की क्या स्थिति होगी, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपके संतान की क्या स्थिति रहेगी। और साथ में हम लोग बात करेंगे ट्रैवलिंग से
आपको क्या लाभ मिलने वाला है, ट्रैवलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अंत में कोई बड़ा प्रॉफिट क्या इस साल मुझे दिखाई दे रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर आप कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शनि का राशि परिवर्तन। और आपका लग्न या राशि जो है वो वृश्चिक है, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट है या स्कॉर्पियो चंद्र राशि है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो शनि देव को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है? शनि देव को एक तो मेहनत का डिपार्टमेंट दिया गया है, और साथ में आपके 4th हाउस का डिपार्टमेंट दिया गया है। इसका मतलब मेहनत भी कराने के लिए शनिदेव रिस्पॉन्सिबल है, साथ में आपके प्रॉपर्टी के लिए भी शनिदेव बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, और पंचम भाव में जाकर आपके जीवन साथी को देखेंगे, आपके पार्टनर को देखेंगे, और साथ में मित्र दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वृषभ राशि वहां पर बनेगी, शुक्र की राशि है। तो शनि के लिए शुक्र तो मित्र होते हैं, इसलिए मित्र दृष्टि से दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनरशिप में या आपके वैवाहिक जीवन में एक अच्छा और सकारात्मक रिजल्ट आपके पास मिलने वाला है। लेकिन जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह में कुछ विलंब भी यहाँ पर शनिदेव करा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का रूल होता है जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उससे संबंधित बहुत लंबे टाइम तक उसका प्रभाव देते हैं और विलंब कराते हैं। विशेष रूप से जब इनकी गति वक्री होती है उस समय ज़्यादा ही ये परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यानी पंचम त्रिकोण में बैठकर शनिदेव यही बताते हैं कि पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि खुद मेहनत में जाकर मेहनत के मालिक होकर शिक्षा में बैठ गए हैं, आपके प्रॉपर्टी के मालिक होकर शिक्षा में जाकर बैठे हैं, तो जो प्रॉपर्टी आप निवेश करना चाहते हैं इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको पता चलेगा कि किस प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको कितना लाभ मिलेगा, उसका ज्ञान भी शनिदेव देंगे। साथ ही प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये द्वादश स्थान पर, मतलब जिस जगह पर ये बैठ रहे हैं वहाँ से प्रॉपर्टी द्वादश हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी में निवेश करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ये टाइम जो वर्ष 2025 है इसमें शनिदेव स्ट्रिक्टली आपसे ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहिए। और किसको कह रहे हैं? जिस भाव में जाकर बैठ रहे हैं। किस भाव में बैठ रहे हैं? संतान के, शिक्षा के भाव में, प्रेम प्रसंग के भाव में। तो निश्चित रूप से इन तीनों भावों से अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, शिक्षा से, संतान से, तो आपको यहाँ पर डिसिप्लिन होना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। निश्चित रूप से मेहनत को लेकर शिक्षा में जाएंगे तो मेहनत को बढ़ाएंगे, लेकिन रिजल्ट उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं देने वाले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओवरऑल स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए ओवरऑल प्रारंभिक 1 जनवरी से 29 मार्च को छोड़ दिया जाए तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। प्रारंभिक 3 मंथ जो है थोड़ा सा आपका लग्नेश भी नीच राशि में रहेगा, इसलिए भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी कर सकता है। शनिदेव जहां पर बैठ रहे हैं वहां से आपके इनकम को भी देखेंगे, तो इनकम के स्रोत को कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे। विलंब करेंगे, आपके बड़े भाई बहनों का भी सहयोग देंगे, विलंब करने वाले हैं धन के अर्जन करने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके पीछे 2 रीजन है, एक तो इनकम को देख रहे हैं और धन को भी देख रहे हैं, एक साथ दोनों पोर्शन को देखेंगे, इनकम को भी और धन को। जब भी कोई ग्रह इनकम को भी देख रहा है और धन को भी देख रहा है तो निश्चित रूप से आपका इनकम भी बढ़ेगा और धन जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो दोनों तरीके से सकारात्मक परिणाम आपको देखने में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको इनकम बढ़ाएंगे, फाइनेंस के लिए भी हेल्प करेंगे। तो शनिदेव का कोई भी प्रभाव मुझे एटलीस्ट निगेटिव नहीं दिख रहा है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। दोनों लग्न या राशि वाले जातकों के रिस्पेक्ट में शनि का परिवर्तन अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि शनिदेव केवल डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर आपने
डिसिप्लिन होकर कोई भी काम किया तो आपको हर तरीके का लक्ष्य यहाँ पर देंगे। हालांकि आपके लग्नेश के परम शत्रु माने जाते हैं, एक प्रकार से ये नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन ठीक जगह पर जा रही है और जब पोजीशन ठीक है तो रिजल्ट भी आपके लिए अनुकूल होने वाला है। दूसरा चेंज हम लोग तुरंत बात करेंगे राहु और केतु का। इससे पहले हालांकि 14 दिसंबर को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग राहु और शनि का एक पिशाच योग बनेगा और ये जो पिशाच योग बनने वाला है पंचम भाव में बनेगा। यही वो टाइम रहेगा, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये टाइम आपके संतान के लिए परेशानी वाला हो सकता है। अगर आपके संतान को किसी प्रकार का एस्थमेटिक प्रॉब्लम है या रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की परेशानी है तो इस समय ये जो पिशाच योग है काफ़ी प्रबल हो जाएगा, उग्र हो जाएगा और आपको मानसिक रूप से भी परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको क्या चाहिए कि राहु, क्योंकि राहु शनि जब एक साथ पंचम में आते हैं तो माइंड राजनीति में बहुत ज़्यादा चला जाता है, इधर उधर की बातें सोचना और काल्पनिक चीज़ों को प्रैक्टिकल चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो प्रयास रहेगा वो अग्रसर रहेगा। लेकिन दोनों वायु तत्व एलिमेंट है और खुद वायु तत्व के एलिमेंट होकर जल तत्व में जा रहे हैं तो जल से किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना जिसके कारण आपके उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य का प्रारंभिक 1 जनवरी से 29 मार्च तक का टाइम मैंने आपको बताया, ये टाइम अच्छा नहीं है। इसके अलावा राहु शनि का जो पिशाच योग होगा संतान को भी पीड़ित कर सकता है। इस ड्यूरेशन में अपने संतान के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। या तो किसी प्रकार के शनि राहु की जो युति होती है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम, निमोनिया का हो जाना, इसको बढ़ा देता है और नहीं तो आपके लिए और भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। वायु तत्व है और जल में जा रहे हैं तो जल को दूषित करेंगे तो दूषित जल पीने के कारण भी कुछ परेशानी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल शनि का राहु का जो पिशाच योग बनेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं है। 29 मार्च को एक ऐसा डेट बन रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि अष्टग्रही योग बनेगा। अष्टग्रही योग में शनिदेव बाहर निकलेंगे, जस्ट उसी दिन ग्रहण होगा, उस दिन शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और केतु पर सभी ग्रहों की दृष्टि भी होगी। तो वो टाइम भी एक प्रकार से चैलेंजिंग टाइम होने वाला है, लेकिन शनि का राशि परिवर्तन मोर और लेस आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जब ये पिशाच योग बनेगा केवल उस टाइम तक आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। डेट होगा 29 मार्च से लेकर 14 मई तक का जो डेट, 18 मई तक का जो डेट होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु जो वर्तमान में मीन राशि में थे आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और साथ में जो केतु थे वो आपके दशम भाव में चले जाएंगे। देखिए, दशम भाव का जो केतु होता है हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि उपचय भाव को तीसरा, छठा, 10वां, एकादश भाव कहा जाता है। उपचय भाव में जब केतु बैठेंगे तो यहाँ पर आपके जॉब में किसी प्रकार का एक बड़ा एक्सपेंशन कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा इनिशियली, क्योंकि केतु का काम ही होता है जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं करा सकते हैं। ऊपर से केतु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके पैर के पोजीशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का सर्जरी कराना, चोट चपेट लाना, ये केतु अपनी दशा, अपने राशि परिवर्तन करने के बाद ये बहुत तेजी से एक्टिवेट कर लेंगे। और अगर आपकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी केतु की चल रही है तो थोड़ी सी परेशानी भी डेवलप करेंगे। राहु जहाँ पर बैठ रहे हैं वो 4th हाउस में जाकर अपने मित्र शनि की राशि में बैठेंगे, वहाँ से गुप्त धन को भी देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ा धन मिलने की संभावना है। लेकिन राहु द्वादश को भी देखेगा, यहाँ पर अलर्ट हो जाइएगा जितने भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। राहु द्वादश को देखेगा तो इस समय किसी भी प्रकार के लीगल मामलों में आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा। अगर किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप उल्टा फंस सकते हैं। किसी प्रकार के बंधन योग का निर्माण गोचर में ये देखा, और गलती से आपकी राहु की दशा भी चल रही है और राहु आपको निगेटिव प्रभाव भी दे रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट खराब कर सकता है। इसलिए राहु से थोड़ा सा बच कर रहना है। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग राहु यहाँ पर जरूर कर सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो भी लोग विदेश में जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि राहु इनहेंस करेगा आपके द्वादश भाव को। द्वादश भाव को सीख
सीखने की क्षमता भी राहु देगा और खुद क्रिएटिव होता है राहु, एक्सप्लोर अच्छे तरीके से करता है। इसलिए राहु का द्वादश भाव में देखना आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है, लेकिन लीगल मामलों से बचना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, न्यायिक मामलों के लिए राहु इस समय अच्छे परिणाम नहीं देंगे। केतु आपके नेम फेम को भी बढ़ाएंगे, लेकिन परिवार में उतनी ही कष्ट भी ये देने वाले हैं, क्योंकि केतु आपके अग्नि तत्व में बैठकर अग्नि तत्व को देखेंगे, धनु राशि को देखेंगे, तो परिवार में किसी प्रकार के दुखद समाचार भी आपको मिल सकते हैं। विशेष रूप से जब केतु का राशि परिवर्तन होगा तो परिवार से संबंधित कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको गले से रिलेटेड लगातार प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होने वाला है, जो भी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक बनते हैं। इसके अलावा राहु केतु का जो प्रभाव रहेगा, आपको तो केवल यही करना चाहिए, केतु की शांति पूजा अगर करा लेते हैं तो जो पैर में चोट लगने की संभावना दिख रही है और गले में परेशानी बढ़ रही है, आंखों में परेशानी भी बढ़ सकती है, और इस समय जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके स्मोकिंग करने की जो लत होगी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। नारकोटिक्स एक्शन इस समय आपके ऊपर हावी रहेगा, और ये जितना ज़्यादा हावी रहेगा आपको शारीरिक रूप से उतना ही कमज़ोर करेगा। तो इस समय केतु की शांति पूजा 18 मई के बाद ज़रूर एक बार आपको करा लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, राहु का प्रभाव खराब नहीं है, विदेश यात्रा करते हैं तो अच्छा है, न्यायिक मामलों को छोड़कर अच्छा है। केतु का प्रभाव आपके रोग ऋण शत्रु को कम करेगा, लेकिन मीन टाइम मतलब सेम टाइम पर ये सेकंड हाउस को देखेगा, परिवार को देखेगा, परिवार से अलगाव करने की कोशिश कर सकता है। किसी प्रकार का एक बड़ा स्थान परिवर्तन परिवार के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ये सब कुछ चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बृहस्पति देव की बात करेंगे। देखिए, बृहस्पति देव जो होते हैं आपके धनेश होते हैं, पंचमेश होते हैं, दोनों ही अच्छे घर के मालिक बृहस्पति देव होते हैं। मुझे सबसे बड़ी परेशानी क्या दिखाई दे रही है कि आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे थोड़े से। रोग ऋण शत्रु कहने का मतलब है जब पिशाच योग बनेगा तो रोग ऋण शत्रु पर थोड़ा सा ये हावी होने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ी सी परेशानी डेवलप करेंगे। हालांकि केतु का जो प्रभाव रहेगा वो रोग ऋण शत्रु को कम करने का होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं पर, मैंने आपको इससे पहले बताया, शनि और राहु का जब पिशाच योग बनेगा, और ये डेट होगा 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का टाइम, इस टाइम में संतान को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, परिवार में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, और दूषित जल पीने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। और बृहस्पति इंडिकेट कर रहा है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में चले जा रहे हैं, धन को लेकर अष्टम में जा रहे हैं, संतान को लेकर अष्टम में जा रहे हैं। तो इस समय अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, तो कई प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान को किसी प्रकार का कष्ट यहाँ पर बृहस्पति देवता दे सकते हैं। तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से उदर संबंधित जो परेशानी होती है, वो लीवर में ज़्यादा परेशानी होती है, यानी पूरा पेट जो होता है वो स्वेलिंग करना प्रारंभ कर जाता है, और लीवर इन्फेक्शन होना, टाइफाइड की समस्या उत्पन्न होना, दूषित जल पीने के कारण, ये सारे प्रभाव जो है बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव में ज़्यादा होगा। इसलिए बेहद सतर्क रहिएगा। जो मैं डेट बता रहा हूँ वो बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो 14 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक लगभग वहीं रहने वाले हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये आपके धर्म त्रिकोण में चले जाएंगे, नवम भाव में जाएंगे, परम उच्च के हो जाएंगे, तो आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। लेकिन केवल 9 अक्टूबर तक, 4 दिसंबर तक ये परम उच्च में रहेंगे। 9 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का टाइम ये परम उच्च में रहेंगे, और उसके बाद ये फिर अष्टम में चले जाएंगे। तो बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा इस समय सर्वाधिक रहने वाला है। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गोचर में बृहस्पति निश्चित रूप से अच्छा नहीं देंगे। तो इस समय जो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है ज़रूर करना चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, और कोशिश कीजिए बृहस्पतिवार का अगर आप फास्टिंग उठा लेते हैं इस पूरे साल, तो आने वाली जो समस्याएं हैं एटलीस्ट वो समस्याएं कम होंगी। देखिए, धन का मिलना अलग चीज़ है, धन मिलेगा, लेकिन आपका जो
हेल्थ है उसमें अगर कोई ज़्यादा परेशानी डेवलप हो जाए तो वो अच्छा नहीं। और चार्ट में एटलीस्ट गोचर में तो इंडिकेट ये कर रहा है। आपकी दशा अंतरदशा अलग हो सकती है, लेकिन जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है और वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जातकों की चल रही है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं ये बड़े ग्रहों के बाद आपके हेल्थ, करियर, लक, फाइनेंस, चाइल्ड, मैरिड लाइफ, ट्रैवलिंग, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से अच्छे समय निकल के आ रहे हैं जो मैंने गणना की हुई है उसके हिसाब से। और ये गणना जो है ग्रहों के गोचर को आधार में रखकर किया गया है। और इसमें डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से ये जो वैल्यू है या तो थोड़ी सी बढ़ेगी या तो थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से जो डेट आ रहा है उसको आपको नोट करना चाहिए। हेल्थ के लिए केवल अगर देखा जाए तो 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो टाइम आ रहा है वो हेल्थ आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। कई कंडीशन में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा मिश्रित परिणाम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में 1 जनवरी से 29 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आप किसी प्रकार के प्रॉपर्टी में निवेश 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में नहीं कर सकते हैं। 31 मई से लेकर 29 दिसंबर का जो टाइम है आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। करियर की बात किया जाए तो 12 फैब से लेकर 27 फरवरी का टाइम आपके लिए अच्छा है। 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपके करियर के लिए उतना ही खराब है। इसलिए करियर में किसी भी प्रकार का अगर आपको पोजीशन बनाना है तो वर्ष के प्रारंभ में फरवरी का महीना है, इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अच्छा समय 26 नवंबर 7 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आने वाला है। लक आपका 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर तक का समय लक आपको फेवर करने वाला है। फाइनेंस की बात किया जाए तो 1 जनवरी से 7 मई तक का जो टाइम रहेगा वो आपके फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि केतु आपके धन पर देखेगा तो संचित धन में परेशानी करेगा, परिवार से अलगाव करने की कोशिश करेगा। इसलिए फाइनेंस जो है 1 जनवरी से 7 मई तक का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये जो मैं डेट निकाल रहा हूँ उसमें सारे ग्रहों का गोचर इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि केतु तो 14 या 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और खराब समय जो है पहले आ जा रहा है। ये सबका रिजल्टेंट मैंने निकाला है। इसलिए जो फाइनेंस के लिए 1 जनवरी से 7 मई तक का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद 18 अक्टूबर से 26 नवंबर लगभग थोड़ा 1 महीने से थोड़ा का ज़्यादा समय जो है वो आपके लिए 18 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का समय आपके फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। चाइल्ड की अगर बात किया जाए और पढ़ाई की बात करते हैं, प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, तो 1 जनवरी से 7 मई थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। 18 अक्टूबर से 26 नवंबर का टाइम आपके लिए पुनः अच्छा रहेगा। और इस बार मैंने बताया भी है कि जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, उनको इस समय डिसिप्लिन के साथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत के मालिक हैं वो शिक्षा में चले गए हैं, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी शिक्षा का रिवार्ड आपको मिलेगा। मैरिड लाइफ की बात किया जाए तो 28 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 मई से लेकर 22 जून तक का टाइम मैरिड लाइफ के लिए दूसरा टाइम है जो कि आपके लिए अच्छा आ रहा है। और फिर 9 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का टाइम मैरिड लाइफ के लिए अच्छा बन रहा है। ट्रैवलिंग की बात किया जाए तो इस साल आपको बहुत सारे ट्रैवलिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तो राहु द्वादश को देखेगा, ट्रैवलिंग करा सकता है, लेकिन लीगल मामलों में आपको दूर रहना चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए जो अच्छे टाइम आ रहे हैं 28 जैन से लेकर 12 फरवरी, 7 मई से लेकर 22 जून और 9 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का जो टाइम आ रहा है वो ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा है। प्रॉफिट के लिए देखा जाए तो केवल 22 जून से लेकर 21 अगस्त तक किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक का जो टाइम है आपके लिए मोर और लेस अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है और उसमें बड़े प्रॉफिट आ सकते हैं। इसके अलावा 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च का जो टाइम है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश किया है कि स्पष्ट रूप से आपको डेट के साथ बता दिया जाए। और जब हम वर्षफल की बात करते हैं उसमें बड़े ग्रहों का गोचर जो होता है महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद है आपको ये पूरा वर्षफल वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि दोनों जातकों को ये समझ में आ गया होगा, और जो उपाय मैंने बताया है उस उपाय को भी आपको कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए उन्नति से परिपूर्ण हो
और आपको खुश रखे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।